नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1921 में। कोई दिक्कत? बाय द हेल्प ऑफ, उसमें क्या थे, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स हिंदू उसमें पार्टिसिपेट किए। किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि टाउन में लोग कैसे पार्टिसिपेट किए, गांव के लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया, और जो ट्राइबल्स लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किए। तो पहला बात करते हैं कहां का? सिटी का, शहर का। हम लोग कहां रह रहे हैं? शहर में। तो शहर में क्या हुआ? तो शहर में क्या हुआ कि जो आपके मिडिल क्लास लोग थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर दिए? छोड़ दिए। जो भी सरकारी संस्थाएं चल रही थी उस संस्था में जो भी काम कर रहे थे मिडिल क्लास के लोग, वो सब उसको क्या कर दिया? उसको छोड़ दिए। सेकेंड, फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स वेयर बॉयकॉटेड एंड बर्न्ड इन बॉनफायर्स। मैंने बता रखा है, समझ में आया कि नहीं? जितने फॉरेन गुड्स थे, क्लॉथ्स, उसको क्या कर दिया गया? जला दिया गया। और मिडिल क्लास को जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे उसको क्या कर दिया? लोग छोड़ दिए। ये कहाँ हुआ? किधर हुआ? ये किधर हुआ? टाउन में। कहाँ हुआ? टाउन में और सिटी में। अब सुनिए मेरी बात। बाद में ये मूवमेंट टाउन्स में स्लो हो गया, लोग उतना एक्टिविटली पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? रीजन क्या है? तो सुनिए, जब फॉरेन गुड आप जला दीजिएगा, यानी कॉटन मिल का जो भी कॉटन का जो भी मिल से बनने वाला जो भी सामान सब इसको जला तो दिए हम, लेकिन ध्यान दिएगा क्या गरीब लोग के पास तो पैसा बहुत कम था। इंडिया एक गरीब देश था, तो लोगों के पास पैसा क्या था? कम। अब भाई खादी जो मिलता था, लोग क्या उसमें क्या बोला था? खादी पहनो, है ना, अपने देश का सामान इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो हुआ क्या? खादी का कॉस्ट क्या था? बहुत, खादी का दाम बहुत ज्यादा था। खादी वॉज वेरी कॉस्टली एंड द पर्सन्स वेर अनेबल टू परचेज खादी टू वियर। उनको बहुत दिक्कत हो रहा था, वो खरीद नहीं पा रहे थे खादी। तो मजबूरी में क्या होगा? मजबूरी में क्या होगा? क्या वो लोग इस आंदोलन में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं। अब मान लो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हम 5 दिन भूखे रह सकते हैं, 6 दिन कहाँ जाएंगे, है ना। हमको कपड़ा खरीदना है, अब मान लो नॉर्मल मिल का कपड़ा हमको 50 रुपए में मिलता है और खादी मिलता है 300 रुपया में, तो हम कौन सी का पकड़ पहनेंगे? लाख देशभक्ति झाकेगा। तो हम भाई सोचेंगे 200 रुपया लगा देंगे, हम 250 रुपया लगा देंगे, लेकिन 300 लगाएंगे तो हम कर्जा में चले जाएंगे। तो कर्जा लेंगे हम? नहीं लेंगे। तो वही हाल हुआ कि कॉटन, जो वहां पे कॉटन का जो क्लॉथ था, मिल से बनने वाला कपड़ा था, वो कैसा मिलता था? सस्ता। और खादी बहुत क्या था? एक्सपेंसिव। तो आपका जो देखो यहाँ लिखा हुआ है खादी, क्यों क्वेश्चन आता है कि सिटी में, टाउन में ये मूवमेंट स्लो क्यों हो गया, धीमे क्यों पड़ गया? तो क्या हुआ? खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ। फिर अब ध्यान दीजिए, स्टूडेंट स्कूल जाना छोड़ दिया था, टीचर लोग पढ़ाना छोड़ दिया था, लेकिन भाई कब तक पढ़ाना छोड़ेगा? भाई शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन छोड़ रहे हो तो आपके पास एक अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए ना, जहां पे वो जाके पढ़ सके। तो भाई कोई भी मतलब यहाँ इंडियंस लोग का कोई स्कूल था ही नहीं। अब कब तक बच्चे घर में बैठे रहेंगे? क्या हुआ? हमारे पास अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमारे पास लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस के चलते बाद में फिर सब लोग कहाँ जाने लगा? गवर्नमेंट स्कूल्स में। टीचर लोग भी फिर कहाँ जाने लगा? गवर्नमेंट स्कूल में। लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए कोई दूसरा कोर्ट था ही नहीं, तो कहाँ गया? फिर वो कोर्ट में फिर जाना शुरू कर दिया। इस तरीके से सिटी में मूवमेंट क्या हो गया? स्लो पड़ गया। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा व्हाई द मूवमेंट गॉट स्लोड डाउन इन द सिटीज। तो क्या वाला क्या बोलोगे? खादी वाज वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, देयर वेयर नो एनी अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस। देयर वेयर नो एनी अल्टरनेट, याद रहेगा? बोलिए, अरे बोलिए ना। पहला क्या रहेगा? खादी वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड देयर वेयर नो एनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब रिवेलियन इन, जो शहर का काम हो गया, शहर में हो गया, कपड़ा जलाया गया शहर में, ऐसा ना किया गया। और क्या किया? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया था, लेकिन मूवमेंट क्या पड़ गया? स्लोडाउन पड़ गया। हम बात करने कहाँ की जा रहे हैं? रिवेलियन इन कंट्री साइड। अब सुनिए, कंट्री साइड का मतलब होता है गाँव देहात। सीधा बात, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? गाँव देहात। कोई दिक्कत? देहात समझ में आता है ना? देहात हो गया प्योर देहाती भाषा, गांव हो गया थोड़ा सा मॉडर्न भाषा, अब विलेज हो गया अंग्रेजी भाषा, है ना। थोड़ा सा और जाओगे तो क्या बोलेंगे उसको? कंट्री साइड। ये थोड़ा हो गया बढ़िया भाषा, है ना, हाई फाई भाषा, कंट्री साइड। कोई दिक्कत? अब बात है कि रिवेलियन
कंट्री साइड में क्या हुआ देखते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे चला। तो कंट्री साइड में देखिए कैसे चला। कंट्री साइड में एक केस स्टडी दिया हुआ है। कंट्री साइड में गांव के लोगों के जो भी किसान हुआ करते थे उन लोगों को बेगर करना पड़ता था। बेगर मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। खेत में काम तो करेंगे लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, आप दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खट रहे हो और फाइनली आपको 0 रुपया मिलता है, ठेंगा मिल जाता है, क्या होगा आपका? आप तो गरियाओगे आज के डेट में। और उस समय गरियाते ना, कान पकड़ के 4 मुक्का लगाया जाता है, वही होता था उस समय। समझ में? उसमें बेगर था वहां पे। बेगर मतलब क्या होता है? भिखारी नहीं होता है यहाँ। कल मैंने बताया था बेगर का मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूर, है ना। तो इसको वहां पे क्या करना था, खत्म करना था। क्या करना था? एबोलिश करना था। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो वहां पे पीजेंट जो होते थे उनको क्या करना पड़ता था, बेगर करना पड़ता था। मतलब उनको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी और उसको वर्क करना पड़ता था। कहां पे? लैंडलॉर्ड्स के जमीन पे या फार्म पे, विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के। तो उस समय एक स्टडी दिया हुआ है कि बाबा रामचंद्र जो थे वो भी एक बंधुआ मजदूरी करते थे। तो उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके एक समिति बनाई। उस समिति का नाम क्या रखा गया? अवध किसान सभा। क्या बनाया? अवध किसान सभा। इस सभा में उन्होंने डिमांड रखा कि हम लोगों को बेगर सिस्टम को क्या करना है, एबोलिश कर देना है। मतलब क्या कर देना है, खत्म कर देना है। फॉर द एबोलिशन ऑफ बेगर सिस्टम किस सभा का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, कौन सभा बनाया गया, बताइए? अवध किसान सभा। कौन, किसने और किसने मिलकर बनाया था? पंडित नेहरू और बाबा रामचंद्र। बाबा और बाबा और रामचंद्र, हम लोग एकदम देहाती है सब। बाबा रामचंद्र एक ही आदमी है, 2 आदमी अलग नहीं है। बाबा रामचंद्र एक आदमी और दूसरा कौन है? याद रहेगा? प्योर देहाती लेकर। तो उन लोगों ने ये अवध किसान सभा से क्या डिमांड किया कि हमको एबोलिश कर देना, हटा देना है। कौन चीज? बाबा रामचंद्र क्या आदमी है? क्या आदमी है? चलो ठीक। मेनी पीपुल वही है क्या? नील नितिन मुकेश क्या आदमी? मेनी पीपुल मिस इंटरप्रेटेड द आइडियाज ऑफ गांधी। चलिए आगे बढ़े। अब सुनिएगा, तो यही कहानी दिया हुआ है। ये देखो बैठा हुआ है किसान सब। ये कौन सी सभा बनाया गया? कौन सभा है? अवध किसान सभा, जिसमें लोग बोल रहे हैं सुनिए कि बेगर सिस्टम को क्या करना है, हटाना है। नेहरू जी को कुछ कीजिए, है ना। बाबा रामचंद्र कुछ कीजिए, हटाइए इस बेगर सिस्टम को। हम लोग कब तक बंधुआ मजदूरी करेंगे? अपना बाल बच्चा को पोसना है कि नहीं पोसना है? समझ में आया कि नहीं आया? ये सब कौन सभा में हुआ? अवध किसान सभा में नेहरू और बाबा चंद्र ने इसको ऑर्गेनाइजेशन किया था। फॉर बिकॉज दे डिमांडेड द एवोल्यूशन ऑफ बेगर सिस्टम। कोई दिक्कत? ये कहां की बात कर रहे हैं? गांव के साइड की। और कब हुआ ये? आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ विच मूवमेंट? किस मूवमेंट के में ये हुआ है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कौन मूवमेंट? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब चल रहा था उस समय ये गांव की एक्टिविटीज में बता रहा हूं। और इसमें है ना, इसमें लोगों ने गांधी जी की बातों को मिस इंटरप्रेट कर दिया। मतलब गलत तरीके से सोचा। देहाती लोग है, उन लोग का लाया कौन चीज कि भाई गांधी जी आ गए हैं, हमारा सब दुख दर्द क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। और बेगर सिस्टम क्या हो गया है, हम खत्म हो गया, नहीं मानेंगे उसको। बस उन लोग गवर्नमेंट का बिल्डिंग सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। तालुकदार था, साहूकदार था, जो था ना, उस सब घर में जाके सब एकदम गया, लूटपाट कर दिया, है ना। पूरा एकदम आप ऐसा स्टार्ट कर दिया। ऐसा नतीजा क्या हुआ? सब लाठी खाया सब जाके बाद में। देखिएगा बाद में मूवमेंट क्यों फेलियर हुआ, इसलिए मूवमेंट फेलियर हो गया। क्यों हो गया? वायलेंस हो गया, सीधा बात। देखिए क्या हुआ, देखो लिखा हुआ क्या हुआ। गांव में क्या हो गया जब ऐसा हुआ ना कि एवोल्यूशन ऑफ बेगर सिस्टम। गांव का तो लोग सब बहुत भोला होता है, उन लोगों के पास ये सब बहुत हमको आतंक मचाया। चलो सर लाठी भाला उठाओ, तब गांव का लोग सब क्या है, वो बांस उठाएगा लेके चल जाएगा घर में। ठीक है, ये ना करेगा गांव का लोग। गया हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वेयर अटैक्ड। गांधी जी तो है, बचा लेंगे। ग्रेन्स होल्डेड एंड बाजार्स वेयर लूटेड। लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स। लोकल लीडर्स थे जो मुखिया होता है गांव का, वो लोग किसान लोगों क्या, वो लोग भाई जो भी लोकल लोग सब होता है, लोकल जो लीडर्स होता है, उन लोगों का बात गांव में लोग सब बहुत मानता है। पता है लोकल लीडर बोल देगा हो फल्ला के मारे के सब पूरा गांव लाट लेके चल जाएगा।
ये होता है गांव में, आज भी होता है। और गांव का मुखिया आ जाएगा, चार लोग बैठ जाएगा, देखा फलना गांव में भाई बहुत दिक्कत करी है, हमने के मारे गए ठीक बा भैया, मारे गए रात में, ठीक है लाठी भरा ले लियो, चले के बाद ऐसे ही होता है। तो लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने किसानों को क्या बोला कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि सभी को क्या मिलेगा, लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबको जो जिसका भी जमीन जो छीन लिया गया लैंड सब, वो सब उसको क्या कर देगा, सब क्या हो वापस मिल जाएगा, सबको लैंड मिल जाएगा, जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी लैंड मिल जाएगा। अब ये लोग इतना खुश हो गया सर कि देखो क्या किया, तलुकदार मर्चेंट को अटैक कर दिया, ग्रेन्स जो था ना जहाँ पे जमा किया जाता है ग्रेन सबको, है ना, गेहूं आटा चावल ये सब जो जमा किया जाता है उसको क्या कर लिया, सब लूट लिया ये सब। और द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। और महात्मा जो लगा हुआ था ना गांधी जी के सामने, नाम क्या, महात्मा, यही सबका कारण बना, क्योंकि महात्मा गांधी है मतलब बहुत महात्मा पुरुष है। वो बोल दिए कि भाई मिलेगा तो मिलेगा, अब भाई उसको छोड़ना नहीं है, साहूदार सबको, कौन को, तलुकदार और किसको, मर्चेंट सब, गांव का भोला भाला लोग सब जाकर अटैक कर दिया बिल्डिंग सबके। गांधी जी नॉन वायलेंस करवा रहे थे, तो खुद से वायलेंस करवाने के लिए बोले। अरे गांधी जी थोड़े गए वायलेंस करने के लिए यहाँ पे, कौन लोग वायलेंस करवाया, लोकल लीडर सब। गांधी जी को फुर्सत है, वो पूरा इंडिया को चला रहे हैं, उनका फुर्सत है कि जाएंगे खेत में किसान लोग से बात करेंगे जाके, बोलिए। ये सब है ना मैसेज वायरल, देखते आज देखते हो गलत मैसेज वायरल हो गया, लोग अपना अपना थीसिस डालना शुरू कर दिया है नेट पे, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरा को बोल रहे हैं ऐसे करना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, फलना गलत कर रहा है, चिल्ला गलत कर रहा है, ही शुड बी सेम्ड, ही शुड दैट, ही शुड दैट, यही सब चलते रहता है पूरा। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, अपना दोस्ती यारी संभल नहीं रहा है, अपना घर में रिलेशन सही है ये नहीं, हम दूसरा के रिलेशन पे बात कर रहे हैं, वही होता है। मैसेज वायरल हो गया कि भाई गांधी जी मिलेंगे, सबका जमीन मिलवाएंगे, बस सब शुरू हो गया एकदम, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो ये कहाँ का बात है, ये कहाँ का बात है, गांव का, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ट्राइबल पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए हम पहला शहर का बात किए हैं, फिर कहाँ का बात किए हैं, और कौन सा मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। पूछेगा व्हाट वाज द रोल ऑफ द व्हाट हैपेंड इन सिटी एंड टाउन ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फॉरेन गुड्स जला दिया गया सर, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग काम करते उसको क्या कर दिया, सब बॉयकॉट कर दिया, ये हुआ था। स्लो डाउन क्यों हो गया, बिकॉज खादी क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत कॉस्टली था, लोग के पास खर्चा उतना पैसा नहीं था खरीदने के लिए। दूसरा कि हमारे पास अल्टरनेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। गांव में क्या हुआ, गांव में हुआ क्या कि बोला गया कि गांधी जी ने और बाबा रामचंद्र ने क्या डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने बोला कि इसको क्या करना चाहिए, बेगर सिस्टम क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। सॉरी हाँ, जवाहर को किससे नाम लिया, गांधी और गांधी का नाम ले लिया। चलिए बाबा रामचंद्र और कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के डिक्लेयर किया कि हम लोगों को बेगर सिस्टम को क्या कर देना है, खत्म करवा देना है। खत्म तो अपने से नहीं करेंगे, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करके नहीं करेंगे। और फिर बाद में वहां पे लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को बोल दिया क्या कि गांधी ने डिक्लेयर किया है कि सबको जमीन बढ़ जाएगा सबको। अब सोचिए गांव का लोगों को खुद ही पता क्या चल रहा है, सबका जमीन मिल जाएगा, और दिमाग में आ गया था सबको पद पे इकट्ठा मिलेगा, सब उसी में पूरा एकदम खुश रहेगा। हुआ कि नहीं होगा, बस सब क्या किया, नतीजा क्या हुआ कि लोग क्या कर दिया, अटैक कर दिया किस पे, जो भी तल्लुकदार थे विलेज के, है ना, उस सब पे क्या कर दिया, बिल्डिंग पे अटैक कर दिया। ग्रेन्स, फोल्डेड ग्रेन जो जमा होता है गेन, उसको क्या कर लिया, लूट लिया, बाजार को भी लूट लिया, सब समझ में आया क्या, जिस कारण से पूरा गांव में क्या फैल गया, वायलेंस। आगे देखिए ट्राइबल पीजेंट्स, जो भी आदिवासी लोग थे वो लोग क्या किए, आदिवासी जो जंगल में जो रहते हैं, अब पता होना चाहिए पहले के जो आदिवासी लोग थे आजादी के पहले, उन लोग वो लोग जंगल में रहता था, जंगल से जो कुछ भी प्रोड्यूस आता था उसका इस्तेमाल वो लोग खुलेआम करता था। तो भाई हमारे इंडिया में फॉरेस्ट भी बहुत बढ़िया था, लेकिन जब से ब्रिटिश सरकार इंटर किया उसने क्या किया, फॉरेस्ट को क्या कर लिया, घेर लिया, ठीक है, और फॉरेस्ट में ट्राइबल्स लोगों को जाना क्या कर दिया, मना कर दिया, समझ में आया। और फॉरेस्ट का लकड़ी काट काट के वो कहां बेचता था, ब्रिटेन, जिस कारण से इंडिया में फॉरेस्ट का क्या पड़ गया, कमी। आप पढ़ोगे इसमें ज्योग्राफी में चैप्टर है ना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें आप पढ़ना, उसमें दिया हुआ है। रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन होता था पहले, आज ना लोहा वहा का बन रहा है पटरी, पहले कौन सी रहता था, लकड़ी का, लकड़ी के ऊपर क्या रहता था, लोहा। अभी क्या है, वो सीमेंटेड है, देखना जो होता है जैसे सीमेंट का बनाता है, इससे सीमेंट का लगा होता है, उसके ऊपर से क्या होता है, लोहा। पहले कौन सी का होता था, लकड़ी का, लकड़ी ऊपर से कौन सी, लोहा। तो सारा लकड़ी कहां से रहता था, इंडिया से।
तो जो ट्राइबल्स लोग थे उन लोग भाई जंगल पे ही आश्रित थे, और उनको जंगल में ही आप जाने के मना कर दोगे तो लोग गुस्सा होगा कि नहीं होगा? आप मान लो इस घर में रहते हैं, आपको इस घर में घुसने से मना कर दो, ये आप ही घर है, आपको घुसने नहीं देंगे इसमें, तो क्या होगा? गुस्सा नहीं कीजिएगा कि उतना दिन से हम रह लिया तो हमरा को बोलबे ना करें, आप क्या अगले बोले हमरा के हैं? होगा कि नहीं होगा? बस तो ट्राइबल लोग सब गुस्सा गया पूरा। अब वो लोग भी क्या किया, देखिए यहाँ पे जब उन लोगों को पता चला कि गांधी जी आ गए हैं, अब वो हम लोग का दुख हर लेंगे, पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किए है, तो उन लोगों ने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कौन? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट छुप छुप के वार करना, समझ में? आपने पढ़ा होगा तात्या टोपे के बारे में, गुरिल्ला वार जो किए थे, नहीं याद है? तो छोड़िए, उसे नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया। कब? अर्ली 1920 में। और वो मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? अलूरी सीताराम राजू, ध्यान रखिएगा, इन आंध्र प्रदेश। और वो कहां स्टार्ट किया था? तो ये जो गुरिल्ला मूवमेंट चालू हुआ था ये गुदेम हिल्स में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? अलूरी सीताराम राजू। और याद रखिएगा, ये आदमी बहुत काबिल समझते थे। ये बोलते थे क्या कि मेरे पास भगवान जी, हम भगवान जी हैं, हम भगवान के भेजे गए दूत हैं। अपने बोलते थे कि आई एम द इनकारनेशन ऑफ गॉड, ठीक है। हमको कौन भेजा है? भगवान जी हमको भेजे हैं, ठीक है। और ये बोलते थे क्या कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है। और ओवर टाइम ही बिकेम टू फॉक। और लोग भाई गांव का लोग है, गांव में तो भाई अंधविश्वास बहुत ज्यादा है ना, तो गांव के लोग थे, वो भी कौन? ऊपर से आदिवासी, पूरा अंधविश्वास। तो इन लोगों इनको सब क्या मानता था? हीरो मानता था वहां का, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने भी गांधी जी के बाद क्या किया? माना, और ये सब लोगों को कन्विंस किया कि सब लोग खादी पहनेगा। देखो लिखा हुआ है, कन्विंस पीपुल टू वियर खादी। और ये भी बोला कोई दारू नहीं पिएगा। गिव अप ड्रिंकिंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी आइडिया। बोलते हैं गांधी जी के अनुसार हम लोग को दारू भी नहीं पीना है, ठीक है ना। गिव अप ड्रिंकिंग अकॉर्डिंग टू गांधीयन आइडिया। इससे तो बहुत बढ़िया बात है, चलिए दारू मत पीजिए, अच्छी बात है, परिवार सुखी रहेगा। दूसरा बात क्या है आपका? खादी पहनना, चलिए अच्छी बात है, आप सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट को। एक बात बहुत खराब था। खराब क्या था? द गुडेम रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन। लेकिन ये बोल रहे थे वायलेंस हम करेंगे, और गांधी जी का क्या था? खिलाफ हो गए। गांधी जी का सारा आइडिया मान रहा है, लेकिन गांधी जी का एक और आइडिया था ना, क्या? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पे लोग वायलेंस कर दिया। वायलेंस क्या किया? गुडेम जो थे, गुडेम बोलते भाई जो ट्राइबल्स लोग, जो आदिवासी लोग जो गुरिल्ला मूवमेंट कर रहे थे, उनको हम क्या बोलते हैं? गुडेम। या जो आपको गुडेम हिल्स में रहने वाले लोग को हम क्या बोलते हैं? गुडेम। उन्होंने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, और अटैक कर दिया किस पे? पुलिस स्टेशन पे। क्योंकि अब चलो हमारा राज आ गया है, ये बहुत अत्याचार किया हमें पुलिस सब, इसको पीटो मारो सबको। तो मैं अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे। और राजू को बाद में क्या कर दिया गया? कैप्चर किया गया, उसको फांसी सजा दे दिया गया। और बाद में 1924 में, और बाद में इसको फॉक हीरो मान लिया। मतलब इसका जाहिर सी बात है, जब मर गया तो लोग इसको क्या करने लगे? और पूछना शुरू कर दिया, किसको? राजू। समझ में आ गया? फांसी कब मिला इसको? 1924 में। क्लियर है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को लग गया, ब्रिटिशर्स सबको लग गया, यही आदमी है यहाँ सबका जज, इसी को चढ़ाओ ऊपर। समझ में आया कि नहीं है? और 1924 में क्या हो गया? फांसी चल गई, जो इनकारनेशन ऑफ गॉड थे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलते क्या कि हम गोली से नहीं मरेंगे, फांसी से मरेंगे नहीं मरेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आएगी? नहीं? बोलो, 3 जगह देखे, कौन कौन देखे हम लोग? टाउन, फिर क्या देखे? कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब कौन सी? गांव। तीसरा क्या देखे? ट्राइबल्स के बारे में देखे। हो गया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट, प्लांटेशन स्वराज। प्लांटेशन इन स्वराज। इस सब इनके लिए भाई पता देखो, पता होता है, पहले बहुत सारे पीजेंट्स जो है ना एज ए प्लांटेशन वर्कर काम किया करते थे। आप समझिएगा प्लांटेशन वर्कर क्या होता है, समझिए अच्छे से। जब चाय की खेती, जानते हो चाय की खेती? उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एरिया में केवल चाय का खेती होता है, और उसके खेती को क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। कौन सिस्टम बोलते हैं? प्लांटेशन सिस्टम। तो उसमें जो काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे उसको बोलते थे क्या? प्लांटेशन पीजेंट्स, जो भी आप बोल सकते हो। तो प्लांटेशन वर्कर में एक एक्ट आया था, पहले सुनिएगा, 1800 समथिंग में एक नियम लागू हुआ था, जिस नियम के तहत जो भी वर्कर प्लांटेशन में काम करेगा, प्लांटेशन जो में वर्कर रहेगा, उसको बिना किसी परमिशन के खेत छोड़ के नहीं जाना है। अगर मान लो हम अगर लेबर है, प्लांटेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम बिना परमिशन के खेत छोड़ के नहीं जा सकते।
समझ में आया कि नहीं आया? ये कानून था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। समझ में आया कि नहीं है? जब इन लोगों को जब पता चला, इन लोग के लिए भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? इन लोग के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था कि अब गांधी जी आ गए हैं, अब हम आराम से बिना बोले निकल सकते हैं खेत से, हमको परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, अब हम आराम से आजाद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? अब आप जरा सोचो, आप आए तो अपने मर्जी से, लेकिन जा रहे हो किसके मर्जी से? उसके मर्जी से। आपके घर में लाख कोई मर रहा हो, लेकिन आप नहीं जा सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपको एकदम उसी में खेत में काम करना है, आपको सर्टेन टाइम पर, और 2 घंटा बोल दिया और खटना है तब खटना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लॉ था, सोच लो, कौन लॉ? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो देखिएगा, तो प्लांटेशन वर्कर बिलीव किए, मतलब उन लोगों को लगा कि गांधी राज आ गया है और सबको जो है जमीन भी मिलेगी और सबका अपना गांव होगा, और वो क्या हुआ, वो लोग खेत छोड़ क्या भाग गया सब, बिना बताए प्लांटेशन वर्कर सब खेती छोड़ क्या किया, सब भाग गया। अब भाग गया कि गांधी राज आ गया और हम लोग अपना जमीन मिलेगा, अपना गांव होगा, और इन लोग का हमको गुलामी नहीं करना है। ऐसे ही भाग रहा था, उसमें हड़ताल हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, गाड़ी घोड़ा सब गवर्नमेंट जो भी व्हीकल्स चलता था, जो सब कुछ ही था, बंद था। तो भाई याद हो जा पाएगा? वो लोग तनके दूर गया था, बस उधर से पुलिस सब आया, ये लोग पे पूरा एकदम खूब लाठीचार्ज किया, फिर सबको भगा के कहाँ ले गया? प्लांटेशन मतलब जो काम कर रहा था वहां, फिर भगा के लाया, फिर चालू हो गया कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? लिखा हुआ, हम अपने से नहीं जो बता रहे हैं, लिखा हुआ है किताब में। ये लोग खेती कर रहे हैं ना, प्लांटेशन वर्कर सब, ये लोग भाई देखा है कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया है, गांधी राज आ गया है, नाउ वी आर फ्री, नाउ वी विल बी गिवन इक्वल लैंड्स, वी विल बी हैविंग आवर ओन विलेजेस, बट when they move from the plantation field, then suddenly देखो यहाँ पे, however they were caught by the police। कौन पकड़ लिया उसको? पुलिस पकड़ लिया, एंड ब्रूचुअली बिटेन, भयंकर मार पड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ आ गया सर? फिर खेती करना शुरू कर दिया। ये क्या? स्वराज इन प्लांटेशन। इन लोगों के अनुसार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? कि सबको जमीन मिलेगा, ना अपना गांव होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और वहां पे जो बंधुआ मजदूर का जो काम कर रहे थे, कि जब जो बिना परमिशन के वो बाहर नहीं निकल सकता, वो क्या होंगे? अपने मन से बाहर जा सकते हैं। इनके लिए बस वही था मतलब। आगे अब बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या कर लिया गया? विथड्रॉ कर लिया गया। अब फिर बताओ कहा विथड्रॉ हुआ होगा? वायलेंस। अब वायलेंस कैसे हुआ सुनिए। गोरखपुर में प्रोटेस्ट चल रहा था, अपना गोरखपुर यूपी, ठीक है, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। पहले एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, उसमें जवानों कौन सब होता है, बुढ़ऊ सब होता है, लड़कों सब होता है। समझ में आ रहा है नहीं? प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उसमें पता है हर तरह का लोग है। पहले एकदम शांतिपूर्वक चल रहा था कि अंग्रेज भारत छोड़ो, है ना, ये भारत हमारा है, एकदम नारा लग रहा है, कुछ नारा लग रहा है, ठीक है। अचानक में क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ। अब हो सकता है किसी युवक को लाठी पड़ गया होगा, कस के गुस्सा गया होगा, बस तनके देर में पूरा क्या हो गया? वायलेंस। जब प्रोटेस्ट बहुत बड़ा था, प्रोटेस्ट गोरखपुर में क्या था? बहुत लार्ज अमाउंट में था, बस सब लोग पुलिस को पकड़ के मारना शुरू कर दिया वहां। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस जब ज्यादा, जब पुलिस लोग जब मतलब होता है ना, पुलिस लोग ज्यादा जब लाठीचार्ज शुरू कर दिया लोगों पे, तो लोग सब भड़क गया, बोला कि ये लोग 100, 150, 200, 300, 500 को है, हम लोग इतना लोग हम छोड़ेंगे इसको। बस तुरंत क्या किया? सबको पुलिस स्टेशन पकड़ के ठूसा, पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया। समझ में आ रहे हो? ये बात कर रहे हैं हम चौरी चौरा की। कहाँ की बात कर रहे थे? तो पुलिस स्टेशन में सबको ठूस करके जिंदा जला दिया गया पुलिस स्टेशन में। पुलिस सोच लो कितना खौफनाक मंजर रहा उस टाइम में, चौरी चौरा कांड। इसलिए आज भी उसको सब, जब आज भी अगर आवाज आता है ना, चौरी चौरा कांड सुनता है, एकदम अजीब, सबको मतलब दिल दहल जाने वाला घटना था। जिंदा जला दिया था पुलिस सबको। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन। कब की बात है? 1922 फरवरी की बात है। कब की बात है ये? 1922 फरवरी में चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था। चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, है ना। चलो देखो यही चौरी चौरा, देख रहे हो सब मसाला लेके जा रहा है पुलिस स्टेशन जलाने के लिए। देखो यहाँ पे, एज द मूवमेंट टर्न वायलेंट, किलिंग कितना पुलिसमैन? 22 पुलिसमैन को चौरी चौरा गोरखपुर में क्या कर दिया गया? मार दिया गया। असल में मारा नहीं गया था, कुछ कर दिया गया, जला दिया गया था। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में, जिंदा हो गई, जिंदा जलाया जाएगा। सीइंग दिस वायलेंस,
और इस वायलेंस को देख करके गांधी जी क्या कर दिए, मूवमेंट वापस ले लिए। अब देखिए 24 जुलाई को सीन दिखाते हैं आपको, देखिए लाइट आपकी जो बढ़िया सीन देखिए, देखिए कैसे देख रहे हो, दिन में आंदोलन फूटा, दिन का साइन देख रहे हो आप लोग, और रात में सबको क्या कर दिया, जला दिया पुलिस स्टेशन, ये को जला रहा है पुलिस स्टेशन, जिंदा जला दिया पुलिस स्टेशन। कब हुआ था ये, 4 फरवरी 1922, फरवरी 1922 याद रखिएगा, हम डेट भी निकाल कर रख दिए हैं, 4 फरवरी 1922 को हुआ, क्लियर है। और इसी मूवमेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या कर लिया गया, वापस कर लिया गया। तो उस समय कैमरा होता होगा क्या, बिल्कुल कहीं नहीं हुआ कैमरा, जिस बात कर रहे हो, कैमरा का ही फोटो है, कहाँ फोटो है, दूरबीन का फोटो है, कैमरा था पहले, ठीक है। 40 में मूवी बनना शुरू हो गया था, 40-45 में पहला मूवी बना था 1935 के आसपास, ऑन कर दीजिए। अब आइए क्या है, टुवार्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, अब किस पे जा रहे हैं हम लोग, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पर, समझिएगा अच्छे से। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त हुआ, ठीक है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो उसके बाद कांग्रेस लीडर्स लोग जो थे, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, उसके लीडर्स लोग जो है वो लोग सोच रहे थे कि एक मास स्ट्रगल किया जाए। मास स्ट्रगल मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, पता है आपको, आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी में से लिया गया है, आज भी बहुत सारा बात इसी में से लिया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट के तहत जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे, कांग्रेस के लोग चाहते थे कि उसमें पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करके हम उसी में रह करके क्या करें, ब्रिटिशर से क्या करें, अपोज करें, ठीक है। दे फील दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। वो सोचते थे क्या कि हम ब्रिटिश काउंसिल में रह कर ही ब्रिटिशों से क्या करें, उसका अपोज करें। मतलब वही कहानी है कि हम संसद में रह करके जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका वहां पे क्या करेंगे, हम अपोज करेंगे। जैसे देखते हो आज कांग्रेस है, बीजेपी है, कांग्रेस अपोज करता है, बीजेपी कानून लागू कर देता है, कुछ होता है, कुछ नहीं, पूरा बहुमत है उसका। तो वही हाल, ये लोग काफी लोग सोचते थे क्या कि हम काउंसिल में रह करके और उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अब इनमें कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, कौन कौन, जो ज्यादा बुजुर्ग लीडर थे, कौन कौन, मोतीलाल नेहरू और कौन, चित्तरंजन दास। लेकिन उस समय पूरा एकदम जवान थे कौन, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये लोग बोलते नहीं, हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पूर्ण स्वराज। हम मोतीलाल नेहरू आई कौन सी बोलते हैं, CR दास, कि नहीं, हम ब्रिटिश काउंसिल में रह करके हम ब्रिटिशों से क्या करेंगे, हम अपोज करेंगे। तो यहाँ पे बात नहीं बन रहा था। आगे देखिए, यही है दोनों महात्मा, एक यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी और एक कौन है, CR दास। ये लोग चाहते थे क्या, ये लोग एक स्वराज पार्टी बनाए। क्या बनाए, कांग्रेस के अंदर में ही कौन सा पार्टी बनाए लोग, और बोले भाई जिनको जिनको भाई काउंसिल में रह करके ब्रिटिशों का अपोज करना है, पार्टी में आ जाए। कौन पार्टी में, स्वराज पार्टी में। और वो कांग्रेस में ही बनाए और आर्गू कर रहे थे फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, हम काउंसिल में रह करके ही हम ब्रिटिशों से क्या करें, हम अपोज करें। लेकिन ये लोग कट्टर थे, ये लोग कौन कौन, यंगर लीडर कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू और कौन, सुभाष चंद्र बोस। प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। बोल रहे थे क्या कि और जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो और हम पूर्ण आजादी हम क्या कर ले, फुल इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा गुलामी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, तनको इंडियन में नहीं, ब्रिटिशर्स का नाम और निशान नहीं होना चाहिए इंडिया में। किसका मानना था, और किसका, सुभाष चंद्र। ये लोग एकदम रेडिकल थे, जबरदस्त वाले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और ये लोग थे ना भाई वही में रह के हम काम करेंगे। ये लोग गुलामी लग रहा था, पसंद था इनको, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का काम नहीं चलेगा, बाद में देखिए क्या होता है। अब बाद में क्या हुआ कि काउंसिल में जो लीडर्स लोग थे वो बार बार अपोज करते थे कि इंडिया में क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमीशन बनाया, इसका नाम रखा साइमन कमीशन। क्या नाम रखा, साइमन कमीशन। 1927 में फॉर्म हुआ और उन लोगों को इंडिया में भेजा गया कि आप जाइए और देखिए कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसमें जो भी गलतियां हैं, जो भी खामियां हैं उसको बताइए ताकि उसको क्या किया जाए, सुधार किया जाए।
कौन कमीशन बनाया गया? साइमन कमीशन। क्यों बनाया गया? ताकि देखने के लिए टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। बट द मेन डिफेक्ट वाज दैट इन दैट साइमन कमीशन नो अ सिंगल मेंबर इंडियन मेंबर वाज देयर। कोई भी एक भी इंडियन आदमी उसमें नहीं था। और जो कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देखना था? इंडिया का। उसको देखना था कि भाई इंडिया में सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जिसको देखने आना है उसमें इंडियन मेंबर ही नहीं है। तो अपना घर का हालत अपना आदमी समझ सकता है ना। आप दूसरे को भेज रहे हो, किसको भी? ब्रिटिशर्स को। तो कुछ करेगा वो। तो जब साइमन कमीशन जब बना 1927 में, सुनिएगा ध्यान से, साइमन कमीशन जब बना 1927 में, जब लोगों को पता चला कि साइमन कमीशन, उसमें भगत सिंह सब थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब थे उस समय, नाम सुने इन लोगों का। तो जब साइमन कमीशन बना और जब लोगों को पता चला कि साइमन कमीशन आ रहा है देखने के लिए इंडिया में, कि इंडिया में सही से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें क्या खामियां है क्या नहीं, इसको पकड़ेंगे उसमें से। जब इन लोगों को पता चला कि उसमें इंडियन मेंबर एक भी नहीं है, तो पूरा एकदम मुस्लिम, हिंदू, जो भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग थे मूवमेंट में, सब लोग आक्रोशित हो गए कि भाई हम लोग के यहाँ आ रहा है देखने के लिए कि हम लोग सही से, हम लोग के यहाँ कानून सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंडियन मेंबर उसमें एक को नहीं है उस कमीशन में। कमीशन मतलब क्या होता है? टीम, है ना, जो एक पार्टिकुलर काम पे जाके रिसर्च करती है। बस जब 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो इन लोगों ने जम के विरोध किया लोगों ने। ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सुना हो गया? सुना है आप लोग? तो देखिए, एक साइमन, देखो बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने का दो सबसे महत्वपूर्ण कारण था। एक था साइमन कमीशन और दूसरा क्या था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। आप लोग ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था? तो जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो इंडिया का पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो पूरे विश्व में फैल जाता था, क्योंकि भाई हर जगह बाढ़ चल रहा है, अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अनाज उगाने वाला उधर कोई नहीं है, सब कहां जा रहा है? सब लड़ाई कर रहा है। तो अनाज उगा कौन रहा था? इंडिया। तो इंडिया का अनाज कहां जा रहा था? पूरे विश्व में। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सारा विश्व अपना खेती खुद करना चालू कर दिया, तो यहाँ का अनाज क्या हो गया? ज्यादा, खरीदने वाला कोई था नहीं, जाहिर से वाला दाम बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा ना। दाम बहुत घट गया अनाज का, अनाज बर्बाद होना शुरू कर दिया, लोगों का पैसा ही नहीं था। तो क्या आ गया यहाँ पे? इकोनॉमिक डिप्रेशन, पैसा का तंगी हो गया। कहाँ पे? इंडिया में। तो ये दो रीजन था जिस रीजन के चलते हम लोग के पास अगला मूवमेंट आ गया। कौन मूवमेंट? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? तो क्या बोलोगे? साइमन कमीशन और एक क्या है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडिएंस। अभी देखो टॉपिक का नाम क्या है? टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडिएंस। मतलब अभी हम पहुंचे नहीं है सिविल डिसोबीडिएंस पे, उसके पास बढ़ रहे हैं, टुवार्ड्स की ओर। समझ में आया नहीं है? चलिए अब आइए साइमन कमीशन क्या देख लीजिए यहाँ पे। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 जो चला था, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसका अपोज हो रहा था। जो भी इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल में, वो लोग उससे क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। तो इस कारण से वहां के गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बनाया? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कब अपॉइंट हुआ? 1927, टू सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म, कि वो आप जाओ इंडिया में स्थिति देखो और कुछ अगर उसमें चेंजिंग चाहिए तो आकर हमको बताइए और हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। लेकिन दिस कमीशन कंसिस्टेड 7 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स थे? 7। एंड इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन। और इंडियन बॉयकॉटेड इट। इंडिया ने उसको क्या कर दिया? विरोध किया। क्यों? एज देयर वेयर नो इंडियन मेंबर्स इन इट। 7 आदमी का कमीशन था, लेकिन उस 7 आदमी में 7 आदमी कहां गए? ब्रिटेन गए। इंडियन कोई उसमें था नहीं। इस कारण से क्या हुआ? इसका विरोध। देखो यहाँ क्वेश्चन आता है, 2 फैक्टर्स, 2 ऐसे फैक्टर्स थे जो 1920s के इंडियन पॉलिटिक्स को क्या कर दिया? क्या कर दिया? शेप किया। 1920 में पता ही क्या क्या हुआ है? एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में, और फिर क्या हुआ है? साइमन कमीशन। 9 को गोबैक का नारा लगाया कब? 1928 में। और ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? 1929 में। तो 1920s में यही 3 मेन काम हुआ। नॉन कोऑपरेशन, साइमन कमीशन, गोबैक का नारा लगा, और तीसरा क्या? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और 2 फैक्टर जो उस टाइम के पॉलिटिक्स को शेप किया वो कौन था आपका? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, या तो बोलते हैं क्या? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। बताओ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन समझ में आता है क्या होता है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब क्या? पैसा का तंगी। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? तंगी हो जाना।
और इकोनॉमिक मतलब क्या, रिलेटेड टू मनी। अब बताओ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे आया, कैसे आया? क्योंकि जब आपका क्रॉप का दाम क्या हो गया अचानक से, घट गया, एक्सपोर्ट पूरा क्या हो गया, जीरो। एक्सपोर्ट मतलब समझते हो ना, जब यहाँ का ग्रेन बाहर जाएगा तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, पैसा। जब बाहर जा ही नहीं रहा है अनाज और अपने यहाँ अनाज उगा रहे हैं, खरीदने वाला कोई ये नहीं है, तो क्या उसका दाम घटेगा नहीं घटेगा? आप बोरा में 10 किलो अनाज लेके गए, आपको मिलेगा मात्र 1 रुपया, कुछ होगा 1 रुपया। फिर तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो याद रखिएगा ये 2 कारण जो था, जो 1920 के इंडियन पॉलिटिक्स को क्या कर दिया, सेव किया, और जिस कारण से इंडिया में एक अगला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसका नाम क्या रखा गया, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। अब वो मूवमेंट क्या था देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम देखते हैं, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि नेहरू जी जो थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो चाह रहे थे क्या, एक मास स्ट्रगल हो और हम लोग को क्या मिले, फुल इंडिपेंडेंस। क्या मिले? लेकिन उस दूसरी तरफ एक और थे, CR दास और कौन, मोतीलाल नेहरू, जो चाह रहे थे कि हम काउंसिल में रहकर ही क्या करें, हम ब्रिटिशर्स से क्या करें, विरोध करें। अब देखिए अब पूर्ण स्वराज का डिमांड कब बढ़ा, सुनते हो ना, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, नाम सुना हुई चीज है ना। ये हुआ था लाहौर सेशन, पहले लाहौर इंडिया में था, ठीक है। देखिए यहाँ लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया अक्टूबर 1921 में एक ऑफर कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया देंगे। पता है क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन का जब गो बैक नारा लगा, पूरा हिंदू मुस्लिम सब एक हो गया, तब ब्रिटिश सरकार फिर डर गया कि भाई अब लग रहा है कि कहीं भगा न रहे हमको यहाँ से। क्योंकि भाई इंडिया का मेन स्ट्रेंथ क्या था, बस 2, हिंदू और कौन, मुस्लिम। आई सब जाना था, ब्रिटिशर्स बहुत दिमाग जाना, जहां ही दोनों मिल गया ना, फिर हमारा तो वाट लगा देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फिर क्या चाल चला, उसने बोला क्या, ऑफर रख दिया कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कैसा स्टेटस देंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को। अब बोलो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, समझिएगा, डीप में समझिएगा। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बोलेगी कि आप अपना सरकार चुनो, आपके लोग ही सरकार चलाएंगे, आपका सेल्फ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। कौन सा गवर्नमेंट होगा? सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन आर्मी जो होगा वो मेरा होगा, फॉरेन रिफॉर्म्स मेरा होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब आर्मी किसका होगा? ब्रिटिशर्स का। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फॉरेन रिलेशंस, कहां एक्सपोर्ट होगा कहां इंपोर्ट होगा, कौन देखेगा? ब्रिटिशर्स। अब देखो मेन पावर अपने हाथ में रख रहा है, खाली बोल रहा है सरकार आप चलाइए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है? तो यही बात बोला गया, और बोला गया कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, मतलब गुलामी रहेगी, मतलब फिर भी आप अपने आप को राज अपने आप खुद करोगे। मतलब वही कहानी है कि हमारा मतलब इतना लोग रह रहा है, कुछ होगा तो जाएगा पुलिस स्टेशन, बोले जाएगा नहीं जाएगा। अब वो किसके अंडर में काम करेगा, वो किसके अंडर में काम करेगा? ब्रिटिशर्स के अंडर। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? ब्रिटिशर्स। अब देखिए तो ये जब बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया हम दे देंगे, कौन बोला? कौन बोला? लॉर्ड इरविन। कब? 1929 में ऑफर रखा। आपको पता ही है उस समय जवाहरलाल नेहरू सब क्या बोले, नहीं हमको चाहिए क्या, इज्जत, फुल इंडिपेंडेंस। क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस। देखिए यहाँ पे तो कांग्रेस लीडर्स वेयर अनसेटिस्फाइड। कांग्रेस लीडर्स क्या थे? अनसेटिस्फाइड हो गए, और स्पेशली रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब जो था ना कट्टरवादी। अब यहाँ कट्टरवादी मतलब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से देशभक्त थे, जो अपना जान देने को तैयार थे देश के लिए, उनके लिए विवाद किया है। किसका? रेडिकल। तो लाहौर सेशन में 1920, देखिए पूछता है एग्जाम में, 1929 दिसंबर के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया किस चीज का? पूर्ण स्वराज का, जिसका मतलब होता है पूर्ण मतलब क्या? पूरा, फुल। स्वराज मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई कब? 1929 के दिसंबर में। किस सेशन में? लाहौर सेशन का मतलब होता है लाहौर में मीटिंग हुआ। लाहौर में क्या हुआ? मीटिंग। जिस मीटिंग में बात रखी गई, कुछ चीज का बात रखा गया, फुल इंडिपेंडेंस। और वहां पर डिक्लेयर किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। कौन सा डे मनाएंगे? कौन सा डे? इंडिपेंडेंस डे। कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को ये बोला गया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 को
वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। और उस दिन से 26 जनवरी को हर साल कुछ मनाया लगा इंडिपेंडेंस डे। और इसीलिए इस दिन को खास रखने के लिए ही आज हम लोग 26 जनवरी 1919 हर बनाते हैं। 26 जनवरी को क्या बनता है? रिपब्लिक डे मनाते हैं। बने ही रीजन कुछ और, कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लागू हुआ था, लेकिन ये देखे इस दिन के प्रति पहले भी हिस्ट्री है क्या? इस दिन को क्या डिक्लेयर किया गया था? इंडिपेंडेंस। समझ में? किस सेशन में? किस सेशन में? लाहौर सेशन में। किसने डिक्लेयर किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलॉन्ग विद कांग्रेस लीडर्स के साथ। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 1929 में। किस सेशन में? और उसमें क्या बोला गया था कि हम किस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे? 26 जनवरी। कब से मनाएंगे? 1930। अब खुद सोचो, 26 जनवरी तो 1930 से मनाएगा। अब लाहौर में 29 में बोल रहा है कि हम मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को। दिसंबर का महीना चल रहा है, तो बताओ 26 जनवरी कब आएगा? तो उसके देखो ना, दिसंबर 1929 में हम बोल रहे हैं कि भाई लोग हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को। तो आप दिसंबर में बोल रहे हैं, तो भाई 26 जनवरी आएगा तभी ना मनाएंगे, पहले ही मना लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था? दिसंबर 1929। और उस दिन क्या घोषित किया गया था? कि हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। तो पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था? गुलामी के दौर में पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया? और आजादी के दौर में पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947। अब गुलामी में कब मनाया गया था? 1930 में। 26 जनवरी 1930। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने वायसराय इरविन को, लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड का एक लेटर भेजा कि भैया ये बात अगर मेरा आप नहीं मानिएगा तो हम फिर से मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। मूवमेंट का क्या नाम होगा? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सुनिएगा ध्यान से। गांधी ने इरविन को 11 डिमांड वाला लेटर भेजा। उस लेटर में उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे डिमांड्स को नहीं मानिएगा तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे? मूवमेंट का नाम क्या होगा? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और उस 11 डिमांड में एक और डिमांड था कि साल्ट टैक्स को एबोलिश करने का। पहले था क्या कि साल्ट केवल और केवल कौन बना सकता था? ब्रिटिश कंपनी। समझ में? इंडियन लोग साल्ट का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे और उसमें हेवी टैक्स लगा हुआ था। समझ में? उस 11 डिमांड में एक और था क्या? एबोलिशन ऑफ टैक्स ऑफ किसका? सॉल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हुआ? भाई साहब डिमांड भेजेगा तो मान लेगा ब्रिटिश लोग, उसे तो गुलाम बना के रखना है। तो नहीं माना तो गांधी जी बोले कमर कस दी धोती का पूरा एकदम, अब चलेगा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में यहाँ पे गांधी जी जब डिमांड को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। कौन ठुकराया? लॉर्ड इरविन। कौन नाम था उनका? देखो पहले लॉर्ड लगाया जाता था, उसको ज्यादा इज्जत दिया जाता था, है ना, भगवान बनाया जाता था लॉर्ड इरविन, वायसराय इरविन। क्या? लेकिन क्या वो असल में लॉर्ड था? वो तो दानव था। ठीक है, चलिए तो हुआ क्या? देखिएगा, यहाँ देखिए। तो गांधी जी फाउंड, देखो अब वह 11 डिमांड जब खत्म कर दिया, नहीं माना, तब गांधी जी सोचे कि भाई की मेन मुद्दा कौन सी को बनाया जाए। तो गांधी जी को दिमाग आया कौन चीज? साल्ट को ही मेन मुद्दा बनाते हैं। काहे? क्योंकि साल्ट ही ऐसा कमोडिटी था, ऐसा आइटम था, ऐसा गुड्स था जो हर कोई, अमीर, गरीब, ब्रिटिशर्स, रिच पीजेंट्स, तालुकदार, साहूकार, दुनिया का कोई भी आदमी इंडिया का बोल सकते हैं। दुनिया का क्या? इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में छोटे कस्बे के लोग से लेकर के बड़े कस्बे के लोग तक सब लोग कौन सी कंज्यूम करते हैं? सॉल्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम अब सबको ज्यादा पैसा से खरीदना पड़ रहा है सॉल्ट।
खुद से सॉल्ट बना नहीं सकते हैं, तो इसी को पावरफुल सिंबल समझा कि लोगों को क्या करने का, यूनाइट करने का। और गांधी ने सोचा क्या कि चलते हैं क्या हम लोग खुद से क्या बनाएंगे, सॉल्ट। देखो यहाँ पे गांधी जी फाउंड अ पावरफुल, क्वेश्चन आता है कि वाई गांधी फाउंड अ पावरफुल सिंबल इन सॉल्ट टू यूनाइट द नेशन। क्यों, रीजन क्या लगा, बिकॉज इट वॉज यूज बाई ऑल रिच एंड पुअर। समझ में, गांधी जी क्वेश्चन आएगा, गांधी जी ने साल्ट बनाने का ही क्यों सोचा, समझ में आया ना, क्या रीजन होगा, बिकॉज इट वॉज कंज्यूम बाई ऑल रिच एंड पुअर पीपुल ऑफ इंडिया, इसी कारण। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया अपना सॉल्ट मार्च। कब स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को। और कितने लोगों के साथ स्टार्ट किया, 78 लोगों के साथ स्टार्ट किया। और 78 लोग थे और एक गांधी जी, कितने हो गए 79। और मार्च के लिए निकल गए, कौन सा मार्च, 60 मार्च के लिए। कौन सा मार्च, और इस मार्च को हम किस नाम से जानते हैं, दांडी मार्च। समझ में आया नहीं है, जो कि किस आश्रम, गांधी जी के साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। कहां स्टार्ट हुआ था, और वो ऐसा, वो क्यों जा रहे थे 60 मार्च करके, क्यों जा रहे थे, नमक बनाने जा रहे थे। क्या करते नमक बनाने, जो कॉलोनियल लॉ है, सुनिए क्या था, कॉलोनियल लॉ मतलब जो ब्रिटिश सरकार जो लॉ बनाया उस लॉ को क्या करने जा रहे थे, तोड़ने जा रहे थे। ये लॉ बोल रहा था क्या, कोई भी इंडियन साल्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता। और हम लोग क्या थे गांधी जी, अगर इंडियन सॉल्ट बना दिया इसका मतलब कॉलोनियल लॉ को क्या कर दिया, ब्रेक। तो वो एक सिंबल था, पता है, साल्ट बनाना एक सिंबल था टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉ। बात समझ में आ रहा है, साल्ट बनाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन वो मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था। क्यों, क्योंकि गांधी जी सॉल्ट बना करके ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके सारे लॉ को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे गांधी जी ने 60 मार्च स्टार्ट किया, और देखिए कहां से कहां है। गांधी ने स्टार्ट कहा, कौन आश्रम से मार्च स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से। आप लोग गाना सुने, साबरमती के संग तुम्हें कर दिया कमाल, सुने गाना ये, तो साबरमती वर्ड आता है उसमें। तो ये साबरमती आश्रम जो है आपका, यहीं से वो दांडी मार्च के लिए स्टार्ट किए, 60 मार्च स्टार्ट करते हैं। और कहा डेस्टिनेशन क्या था, यहां से ट्रेन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टेशन था, जहां पहुंचना था। कौन सा स्टेशन, दांडी। बीच में स्टेशन मत समझिएगा, पैदल चल रहे थे वो। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ उनका पैदल यात्रा, और कहाँ खत्म हुआ, दांडी में, जो कि एक बीच है, समुद्र का होता है ना किनारा, कौन सा जगह है वो, दांडी। और कितना माइल ट्रेवल किए वो, 240 माइल्स ट्रेवल किए। और हर दिन कितना ट्रेवल करते थे, 10 माइल। और ये रास्ता उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट किया, 24 दिनों में। और गांधी जी कितने वॉलंटियर के साथ मार्च किए, 78। कितना, 78। और कब वो पहुंचे दांडी में, और कब ब्रेक किया लॉ को, 6 अप्रैल, सुन लीजिए ध्यान से, 6 अप्रैल 1930 में साल्ट बना करके उन्होंने कॉलोनियल लॉ को तोड़ा। और उसी दिन से स्टार्ट हो गया कौन सा मूवमेंट, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत जबरदस्त डेट है। इस दिन पे वो सॉल्ट बनाए, 6 अप्रैल 1930 क्या बनाए, सॉल्ट बनाए। और कॉलोनियल लॉ को क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। और जब वो कॉलोनियल लॉ को ब्रेक किए, उसी दिन से स्टार्ट हो गया कौन सा मूवमेंट, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। यहाँ पता है किताब में खोजिएगा आपको डेट नहीं मिलेगा। सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट कब, सब परेशान होता है, कहाँ है सिविल डिसोबिडिएंट, देखिए हम कहाँ डेट है। ध्यान रखिएगा कब से स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, 6 अप्रैल 1930 से। कैसे स्टार्ट हुआ, तो बाय ब्रेकिंग द कॉलोनियल लॉ बाय द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट। साल्ट बना करके कॉलोनियल लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट चालू हो गया। कब से, 6 अप्रैल 1930 से। बोले समझ में आया कि नहीं आया। पता है सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट की शुरुआत कौन चीज से हुई, साल्ट बना करके। क्या बना करके, साल्ट बना के कौन चीज हुआ, कॉलोनियल लॉ को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। क्लियर है। चलिए अब सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट चालू हो चुका है। देखिए दांडी यात्रा का फोटो देख लीजिए आप। ऐसे ही लोग मार्च कर रहे थे, और रास्ता में बहुत लोग उनसे जुट चले गए, ऐड होते गए। गांधी जहां जहां से गुजरे वहां भीड़ लगता था बड़ा लोगों का। ठीक है, चले थे भाई वहां 78 लोगों से, हजारों के तादाद में लोग इनसे क्या हो गए थे, ऐड हुए रास्ते। जस्ट इमेजिन कीजिए, हम लोग यहाँ से 15 लोग निकले रोड पर, हम लोग यहाँ से पहुंचे, तनका दूर पहुंचे बढ़िया बाजार पे, 100 रोड जुड़ जाएगा। भगवानपुर पहुंचे तब कितना हो गया, 1000 को। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। ऐसे ही भाई मार्च में लोग सब क्या हो गया, इसमें जुड़ते चला गया। और सबसे ज्यादा इसमें पता संख्या किसका था, ओमेन का। ओमेन लोग इसमें बहुत ज्यादा लोग इसमें ऐड हुए। चलिए आगे फिर कौन से आ गया, कॉलिंग ऑफ द स्टेडियम। स्टेडियम मतलब क्या होता है, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। चालू कब हुआ, 1930।
ध्यान रखिएगा, फिर इससे पूछा जाएगा कि भाई पीजेंट लोग इस मूवमेंट ने कैसे साथ दिया, बिजनेस मैन कैसे साथ दिया, शहर में कैसे लोग साथ दिया, सब देखेगा। देखो यहाँ पे जब सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कॉलिंग ऑफ मतलब खत्म कब हुआ, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जब सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जब चालू हुआ तो भाई फिर अंग्रेज सरकार क्या हो गया, डर गए, और फिर वो क्या करने लगे, जितना भी गवर्नमेंट लीडर्स जो थे या जो लीडर्स थे आपका, उनको क्या कर लिया गया, गवर्नमेंट जो है अरेस्ट करने लगा, किसको, कांग्रेस के लीडर्स को। बात समझ में आ रही है, गवर्नमेंट ने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। कब, आफ्टर द सिविल डिसऑबीडिएंट मूवमेंट। वायलेंट होने लगा जब लीडर्स को जब अरेस्ट करते हो, मान लो कि यहाँ का जो बहुत फेमस लीडर उसको कोई अरेस्ट कर दे या उसके खिलाफ कोई पूछ पहुंच दे, कुछ बोल दे, उससे जितना भी कार्यकर्ता सब पूरा हल्ला बोल देता है, पूरा ब्लैक फ्लैग लेके निकल जाता है रोड पे, पता ही होता है। तो वैसे ही जब लीडर को अरेस्ट किया गया तो क्लैश होने लगा, लड़ाइयां होने लगी जगह जगह पे। गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट भी कुछ कस की लाठी चालू करता था। इधर का लोग लड़ाई करता था और उधर लाठी चलाया जाता था कुछ कस के। बाद में इतना इसका इफेक्ट पड़ा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत बढ़िया लीडर थे, कौन, अब्दुल गफर खान, जब इनको अरेस्ट कर लिया गया और महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया 1930 में, जम के भाई विद्रोह हुआ। फिर वही हुआ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया गया, खजाने लूट लिए गए, गवर्नमेंट जितना भी मतलब जो ग्रेन्स का जो होल्डिंग्स हुआ जमाखोरी सब क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। समझ में आ रहा है। अब फिर क्या हो गया, वायलेंट हो गया। फिर गांधी जी क्या कर लेंगे, मूवमेंट क्या कर लेंगे वापस। ए मंथ लेटर में जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो वायलेंस हुआ, वायलेंस ब्रोक आउट इन कौन था, सोलापुर। सोलापुर में खूब कस के आपको वायलेंस हुआ और नतीजा क्या हुआ, गांधी जी ने क्या कर लिया, मूवमेंट क्या कर लिया, कॉल्ड ऑफ। गांधी जी कुछ कर लिया, मूवमेंट क्या कर लिया, कॉल्ड ऑफ, मतलब वापस ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मेन बातें क्या थी। तो गांधी जी ने सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया था, बिकॉज ऑफ कौन चीज, वायलेंस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिए थे, बिकॉज ऑफ वायलेंस। क्या छूटेगा क्वेश्चन, नहीं छूटना चाहिए। मूवमेंट वापस क्या लिए थे, बिकॉज ऑफ वायलेंस। बस पहला आंसर ही होना चाहिए, पहला चपकाइएगा, एग्जाम में एकदम खुश हो जाएगा। दूसरा, लॉर्ड इरविन ने कन्विंस किया, सुनिए, लॉर्ड उसके बाद सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जब वापस ले लिए, जब चल रहा था तो लॉर्ड इरविन ने कन्विंस किया कि आप मेरे से एक पैक्ट साइन करो, एक समझौता साइन करो। पैक्ट मतलब क्या होता है, समझौता। कब, 5 मार्च 1931 को। और इस पैक्ट को बोलते हैं क्या, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी ने देखो तो ध्यान रखिएगा, सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को भी क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, मूवमेंट वापस ले लिया गया था। अब गांधी सोचे क्या कि सारे लीडर्स कहां पे हैं, जेल में, तो भाई आंदोलन कौन करेगा, क्या सारा लीडर कहां पे, जेल में। आंदोलन लगभग लाख से ऊपर, सोचो 1-2 लाख लीडर्स जो थे, लीडर, हम कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं, जो वो बोला इनकलाब जिंदाबाद, इधर से बोला इनकलाब जिंदाबाद, है ना, हम लीडर की बात कर रहे हैं। किसी बात कर रहे हैं, लीडर। तो लीडर्स लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, लाख से ऊपर लीडर्स को। तो गांधी जी, ऊपर से गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था। अब गांधी जी क्या सोचे कि हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि काम बने अपना। सारे लीडर्स कहां से, सारे लीडर कहां, जेल से बाहर। तो उन्होंने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया, ठीक है ना, कि हम 5 मार्च कब साइन हुआ पैक्ट, 5 मार्च 1931 में एक समझौता साइन हुआ गांधी और इरविन के बीच में। याद कीजिए, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, 5 मार्च 1931। अब इस पैक्ट में, इस समझौता में क्या था, तो ये गांधी जी ने शर्त रखी क्या, आप मेरे सारे लीडर्स क्या करोगे, छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है। मान लो गांधी जी ने क्या समझौता में साइन किया कि आप जितने भी पॉलिटिकल प्राइजनर्स हैं, है ना, जो भी स्वतंत्रता के क्रांतिकारी लोग को जेल में बंद किया गया, आप उनको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्राइजनर्स। किसकी तरफ से बात रखा गया था, गांधी जी की तरफ से। और इरविन ने क्या बोला कि आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है। किसमें, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है, जो कहां से होगा, लंदन में। कहां पे, पहले गांधी जी भाग नहीं ले रहे थे, अब गांधी जी का मजबूरी आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गांधी जी बोले ठीक है, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, बस एक बेंच देख रहे हो आप, अभी कैसा है, रेक्टेंगल है, डाइनिंग टेबल बैठते हैं आप लोग घर में, जब डाइनिंग टेबल में देखोगे ऐसे गोल होता है, ऐसे पता है, डाइनिंग टेबल ऐसे गोल, उसको क्या बोलेंगे, राउंड टेबल। अब बैठ के चारों तरफ से बैठ के लोग सब बात करें तो क्या बन गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। समझ में आ रहा है। तो बस समझो कि चर्चा चलेगा वहां पे, कहां पे, इंग्लैंड में। उसको क्या बुलाया जाता था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बोला गया, इरविन ने बोला कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको भाग लेना है, ठीक है। किसको बोला गया, गांधी जी। तो गांधी जी ने बोले ठीक है हम भाग लेंगे,
लेकिन आपको पॉलिटिकल प्राइजनर्स क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो ये भी बोला ठीक है बेटा, हम छोड़ देते हैं। ये बोला ठीक है बेटा, हम आएंगे फिर। तो देखिए यहाँ पे गांधी जी एग्रीड, मान गए टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री हो गया फ्री करने के लिए पॉलिटिकल प्राइजनर्स। पॉलिटिकल प्राइजनर्स समझ रहे हो, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने में लगे हुए थे, दाबने के लिए लगे हुए थे, है ना, उनको जो जगह बंद किया गया था वो क्या बन गए, पॉलिटिकल प्राइजनर्स। तो बट तो देखो तो सुनना, उधर से जेल में से लीडर्स लोग क्या हो गए, रिहा हो गए। ये कहा गए, लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जब वहां गए तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स लोग कभी इंडिया की भलाई चाहेगा। तो हुआ, बात हुआ, खूब चला, लंबा ग्राउंड तक बात चला, लेकिन कोई भी वहां पे एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, कोई समझौता नहीं हो पाया। ना ये उसका बात माने ना वो इसका बात माना। बाद में गांधी जी टॉप का टॉप क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ब्रिटिशर्स डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस। ब्रिटिशर्स ने जो प्रॉमिस रखा था कि गांधी जी आपका हम बात मानेंगे, वो अपना बात नहीं माने, और नतीजा क्या हुआ, गांधी जी ने फिर से क्या लॉन्च कर दिया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। लेकिन ये बात बताइए, एक बार मूवमेंट लॉन्च कीजिएगा, फिर खत्म कर दीजिएगा, फिर मूवमेंट लॉन्च कीजिएगा, तो हम जाएंगे मूवमेंट में? सब लोग ऐसे ही करेगा। देखिए पहला बार तो मूवमेंट हुआ था, सब कस के आंदोलन में लिया था, हिस्सा लिया। फिर गांधी जी का अपना राज था, जब मन करते थे वायलेंट मूवमेंट क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। देखिएगा अब क्या होगा, पार्टिसिपेशन 100, एक दिन और क्लास चलेगा आपका, हाउ पार्टिसिपेंट सॉर्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जैसे आप देखा था ना।